हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर झारखंड सचिवालय मुख्य परीक्षा पेपर 2 जो हिंदी भाषा से संबंधित रहने वाला है। अगर आपके एग्जाम पर जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज यानी पेपर 2 आपने हिंदी रखा है तो आज का जो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो फ्रेंड्स आपके जो है प्रैक्टिस सेट 1 पर जो है 100 MCQ टेस्ट देखने को मिलेंगे और ये संपूर्ण जो है फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न यानी एग्जाम सिलेबस पर आधारित है। और ये जो है फ्रेंड्स आपके हार्ड लेवल होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है इसमें हार्ड रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 पर देखेंगे। के अंत तक बने रहिएगा और आपके जो है 100 सवाल में से कितने सवाल सही होते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, रस गंगाधर किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो ये जो रस गंगाधर है फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? फ्रेंड्स आपको जो है 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा ताकि आप जो है आंसर को चूज कर सके। और फ्रेंड्स आप जो है कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और सारे सवाल का जो है आंसर टिक कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपके जो है 100 में से कितने सवाल जो है सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल था कि रस गंगाधर किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो रस गंगाधर जो है आपके पंडित जगन्नाथ के द्वारा रचित ग्रंथ है। दूसरा सवाल है, किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है। काव्य की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो यह जो परिभाषा दी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। नेक्स्ट सवाल है, तीसरा सवाल, काव्य में रसात्मकता और भावनात्मकता की प्रधानता किस आचार्य ने स्वीकार की है? तो यह स्वीकार की है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। नेक्स्ट सवाल है, पाश्चात्य समीक्षकों में से किस समीक्षक ने मूलतः काव्य जीवन की आलोचना की है? काव्य का यह लक्षण दिया है, यानी काव्य जीवन की आलोचना से संबंधित काव्य का यह लक्षण जो है किसने दिया है? तो ये दिया है मैथ्यू आर्नल्ड ने। किसने दिया है? मैथ्यू आर्नल्ड ने। पांचवा सवाल, काव्य हेतु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन का चयन करना है। काव्य हेतु से तात्पर्य काव्य की उत्पत्ति का कारण है। बी पर है, भामह ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु माना है। सी है, आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं, सहजा एवं उत्पाद्या। डी पर है कि आचार्य हेमचंद्र ने काव्य के 3 हेतु माने हैं, शक्ति, लोकशास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास। तो ये जो आपके जो फ्रेंड्स यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य है, जबकि आपके ए, बी और सी जो है सत्य कथन है। तो काव्य हेतु तात्पर्य काव्य की उत्पत्ति का कारण है, भामा ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु माना है और आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद बताए, सहजा एवं उत्पाद्या। छठा सवाल की ओर चलते हैं। हमारा छठा सवाल है, दंडी ने अपने किस ग्रंथ में प्रतिभा, आनंद और लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काव्यदर्श को। प्रतिभा को कवित्व का बीज कहा है। प्रतिभा को जो है कवित्व का यानी कविता का बीज कहा है, यह किसने कहा है? तो आचार्य वामन ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य वामन ने। नेक्स्ट सवाल है, शक्ति लोकशास्त्र का अन्वेषण है और अभ्यास को काव्य के 3 हेतु मानते हुए यह कथन किसने दिया है? तो ये कथन दिए हैं आपके मम्मट ने, आचार्य मम्मट ने। शक्ति लोकशास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास को काव्य के 3 हेतु मानते हुए यह कथन किसने दिया कि शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्यध्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त दूध वे। यह किसने दिया है? तो ये दिया है आचार्य मम्मट ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य ने अपनी काव्य रचना में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है? तो वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। 10वां सवाल, हिंदी काव्य जगत में सूरदास को क्या कहा जाता है? तो सूरदास को जो है फ्रेंड सूर्य कहा गया है। आपको यह पंक्ति जरूर सुनने या देखने को मिला होगा कि सूर्य और तुलसी शशि, यानी सूर्य जो है सूर्य है और तुलसी जो है शशि यानी चंद्रमा है। सूर्य तुलसी शशि, तो यहाँ पर सूरदास को क्या कहा जाता है? सूर्य कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ है राजापुर बांदा। राजापुर बांदा पर जो है तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। अगला सवाल है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है जो संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है? तो वह है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस जो रामायण रचना है, श्री रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास की प्रारंभिक रचना कौन सी है?
तो तुलसीदास की जो प्रारंभिक रचना है रामलला नहछू, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम पर जरूर ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि तुलसीदास जी की प्रारंभिक रचना कौन सी है, तो रामलला नहछू है। तुलसी की गीतावली में कितने पद संकलित है, तो 230 पद संकलित है। तुलसी की जो गीतावली रचना है इसमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या जो है 230 है। बरवई रामायण में तुलसीदास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है, तो अवधी भाषा का प्रयोग किया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अवधी भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सवाल है प्रेमचंद के किस उपन्यास में स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा गबन। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। गोदान के भी लेखक मुंशी प्रेमचंद, रंगभूमि के भी लेखक मुंशी प्रेमचंद और प्रेमाश्रम के भी लेखक है मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से प्रेमचंद कौन सा उपन्यास सबसे अंत में प्रकाशित हुआ है, यानी जो प्रेमचंद का है सबसे अंतिम उपन्यास जो अंत में प्रकाशित हुआ है, यहाँ पर पूछा गया है, अंतिम उपन्यास नहीं पूछा गया है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो सबसे अंत में प्रकाशित हुआ है, तो ये है गोदान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गोदान। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया है, तो गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया है रंगभूमि को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रंगभूमि। नेक्स्ट सवाल है प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झिंगुरी सिंह प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो गोदान उपन्यास का पात्र है झिंगुरी सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा गोदान उपन्यास का शहरी पात्र नहीं है, कौन सा पात्र है गोदान उपन्यास का जो शहरी पात्र नहीं है, तो नोखेराम। नोखेराम जो है आपका शहरी पात्र नहीं है नोखेराम। नेक्स्ट सवाल है गोदान उपन्यास में किस गांव का वर्णन हुआ है, तो गोदान उपन्यास पर जो है सिमरी गांव का वर्णन हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 है। होरी क्या है, तो गोदान उपन्यास का जो है होरी जो है मुख्य नायक है। इसके बाद गोबर क्या है, तो गोबर होरी का पुत्र है। धनिया जो है गोदान उपन्यास की नायिका है और सोना क्या है, तो ये पुत्री है, यानी आपके जो है ये मिलान आपके सही हो जाएंगे। होरी नायक हो गया, इसके बाद गोबर हो गया होरी का पुत्र, धनिया नायिका है गोदान उपन्यास का और सोना जो है ये होरी की पुत्री है। नेक्स्ट वाले हमारा आबहू सब मिली के रोबहू भारत भाई प्रस्तुत पंक्ति किस नाटक की है, तो ये जो पंक्तियां हैं भारत दुर्दशा नाटक की है। बहुत ही इजी प्रश्न है। भारतेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है, तो भारत दुर्दशा को कहा गया है। भारतेंदु युग का दस्तावेज भारत दुर्दशा को कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का कारण किसे बताया है, ब्रिटिश राज को, आपसी कलह को, या भारत में फैली कुरीतियाँ को, या ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ ये सभी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। यानी जो भारत दुर्दशा नाटक में जो भारत की दुर्दशा का जो कारण बताया गया है ब्रिटिश राज, इसके बाद आपसी कलह और भारत में फैली कुरीतियाँ को बताया गया है। भारत दुर्दशा नाटक में कितने गीतों का समावेश हुआ है, तो इस पर जो है 15 गीतों का समावेश हुआ है। भारत दुर्दशा नाटक में 15 गीतों का समावेश हुआ है। भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है, तो ये जो है नाट्य रासक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है, तो नाट्य रासक है। नेक्स्ट सवाल है ध्रुव स्वामिनी किस प्रदेश की राजकुमारी थी, तो लिच्छवी प्रदेश की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी प्रदेश। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना में कितने दृश्यों का विधान किया गया है, तो 3 दृश्यों का विधान किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 3 दृश्य। नेक्स्ट सवाल है ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप कौन मांगता है, तो ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप सकराज मांगते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्रिया से बनाने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है, तो थकावट है। क्रिया से बनाने वाली भाववाचक संज्ञा थकावट है, क्योंकि फ्रेंड्स थकान आपका क्रिया हो गया तो थकान से बनेगा आपका भाववाचक संज्ञा थकावट। नेक्स्ट सवाल है सुमेलित कीजिए, इधर संज्ञा दिया हुआ और इधर उदाहरण दिया हुआ है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो ये आपके हो गया मकान, नगर, जेबरा, ये सभी क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। मकान, नगर, जेबरा ये जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा हो गया चतुरता, वैर, प्रशंसा, ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लकड़ी, ऊन, प्लास्टिक, ये क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब है समूहवाचक संज्ञा, तो समूह हो गया आपका समिति, संघ, कुंज, ये सभी क्या है, तो समूहवाचक संज्ञा है। यानी आपका जो मिलान है 3, 5, 4 और 1 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में भाववाचक संज्ञा शब्द है,
निम्न में से कौन जो है भाववाचक संज्ञा है? बचपन, नदी, कमरा या लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बचपन। बचपन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, हिंद महासागर, हस्तिनापुर, मेरठ आदि संज्ञा शब्द क्या है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आज बहुत गर्मी है में संज्ञा शब्द क्या है? तो संज्ञा जो है गर्मी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गर्मी जो है संज्ञा शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, हिमालय, दशरथ, अयोध्या संज्ञा शब्द है, यह किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? तो ये आपके हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनसे उनकी जाति का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिन संज्ञा शब्द से जाति का बोध हो तो वे जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा शब्द क्या है? कक्षा, पुलिस, सेना। तो या ये सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि सेना समूह हो गया, पुलिस भी समूह, कक्षा भी, कक्षा में कई सारे समूह हो गए, तो ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्राकृत भाषा का अर्धमागधी, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश, इन तीनों में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये किया है आचार्य हेमचंद्र ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हेमचंद्र। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? अर्धमागधी अपभ्रंश की भाषा क्या है? तो पूर्वी हिंदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू है, जिन्होंने क्या किए हैं? 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की, या पौमचरियु और रिट्ठनेमी चरियु की रचना की, या महापुराण की रचना की, या करकौन चरित की रचना की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौमचरियु और रिट्ठनेमी चरियु की रचना की है अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू ने। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है? ये आपको यहाँ पर देखना है, नहीं पूछा है, अच्छी तरह से सवाल को पढ़ना है, कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाली। गढ़वाली जो है पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है, जबकि सिंधी, पंजाबी, राजस्थानी है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश की नहीं है? तो पंजाबी। पंजाबी जो है मागधी अपभ्रंश की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी हिंदी जो है ब्रांचड़ अपभ्रंश ये आपके सही नहीं है, जबकि पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश सही है, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी प्राकृत ये भी सही है, और पहाड़ी हिंदी खास प्राकृत ये भी आपके सही हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की है? तो अपभ्रंश काल की रचनाएं है यहाँ पर दो, जय कुमार चरिव और भविष्यत का, यानी 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। जय कुमार चरिव और भविष्यत का ये अपभ्रंश काल की रचना है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जय कुमार चरिव और भविष्यत का के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिक और सर्वव्यापी है, ये आपके ऑप्शन नंबर सी सही कथन है। प्लेटो का न्याय मात्र जो है क्या है? तो प्लेटो का जो न्याय मात्र है वो आपके व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्लेटो का न्याय मात्र व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीतिक विषयक रचना नहीं अपितु शिक्षा पर जितना लिखा गया है सबसे सुंदर कृति है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है रूसो ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो रूसो का कथन है। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो से ही संबंधित, प्लेटो के काव्य सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जो आपके असत्य हैं। तो सत्य कथन क्या है देख लेते हैं। प्लेटो काव्य व कवियों की निंदा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्लेटो का मानना था कि कवि की भावोद्वेग व तर्क रहित रचना है, रचना से काव्य में अनैतिकता अश्लीलता का समावेश होता है, और प्लेटो चाहते थे कि कवि अपने काव्य की रचना में रिपब्लिक का अनुसरण करे, यानी आपके ए, बी और सी कथन जो है सत्य हो जाएंगे, जबकि डी जो है असत्य है। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो के काव्य के खंडन करने के प्रमुख आधार कितने थे? प्लेटो ने जो काव्य का खंडन किया है, तो खंडन करने का जो प्रमुख आधार था तो वह कितने आधार पर जो है काव्य का खंडन किए हैं? तो दो आधार पर खंडन किए हैं। प्लेटो ने काव्य को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा। उनकी तत्व मीमांसा में शब्द मुख्य है। उनकी जो तत्व मीमांसा में 2 शब्द मुख्य है, प्रत्यय तथा विशेष। क्या है? 2 शब्द, एक हो गया प्रत्यय और दूसरा हो गया विशेष। प्लेटो को कहा जाता है, इस कारण से प्लेटो को जो है क्या कहा जाता है? तो प्रत्ययवादी दार्शनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, प्रत्ययवादी दार्शनिक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो के सिद्धांतों की पाश्चात्य विद्वानों ने काफ़ी आलोचनाएं की।
उनके अनुसार प्लेटो थे, उनके अनुसार जो है प्लेटो क्या थे, तो घोर आदर्शवादी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जो है घोर आदर्शवादी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से प्लेटो के काव्य सिद्धांत की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लेटो के अनुसार साहित्य कला से उदात्त नैतिक सिद्धांतों की स्थापना नहीं होनी चाहिए, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी की सर्वप्रथम रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। महादेवी वर्मा की जो प्रथम रचना है किसमें प्रकाशित हुई है, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। किस वर्ष महादेवी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 1 लाख रुपये का भारत भारती पुरस्कार दिया गया था, तो उसे दिया गया वर्ष 1983 ईस्वी में दिया गया है 1 लाख रुपये का भारत भारती पुरस्कार। महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा करुणा और भावुकता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं करुणा और भावुकता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महादेवी का वह प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है जिसमें 47 भावात्मक गीत संकलित हैं और वेदना का स्वर जो है मुखर हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निहार पर। निहार पर जो है महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है जिसमें 47 भावात्मक गीत संकलित है और वेदना का स्वर मुखर हुआ है निहार काव्य संग्रह पर। दीप शिखा में महादेवी वर्मा ने कितने गीतों को संग्रहित किया है, तो इस पर जो है 54 गीतों को संग्रहित किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 54 गीत। महादेवी जी ने अपने गीतों में स्निग्ध और सरल तत्सम शब्दों से युक्त किया गया भाषा का प्रयोग किया है, तो किस भाषा का प्रयोग किया है, तो ये हो गया आपका खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में किसका स्थान सर्वोपरि है, तो महादेवी वर्मा का जो स्थान है सर्वोपरि है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्रीय भावनाओं से ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है मुंगेर जिले पर हुआ है। हिंदी साहित्य के काल कौन से हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या ये सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। जो हिंदी साहित्य के काल हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सभी जो है हिंदी साहित्य के काल हैं। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ की सबसे पहले रचना कब हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स, ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम पर जरूर आएंगे ये सवाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1839 ईस्वी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की सबसे पहले रचना हुई है 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन जो है, यह कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, सरहपा को किस साहित्यकार ने प्रथम कवि माना है, तो सरहपा को जो है राहुल सांकृत्याय ने प्रथम कवि माना है। सरहपा को किस साहित्यकार ने प्रथम कवि माना है, तो राहुल सांकृत्याय ने प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट सवाल है, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो गार्सा द तासी ने लिखा है। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास गार्सा द तासी ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है गार्सा द तासी ने, तो फ्रेंच भाषा में। अधिकांश विद्वान किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, तो अधिकांश जो विद्वान है सरहपा को हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सरहपा क्या है, हिंदी का प्रथम कवि है, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मानना है। नेक्स्ट सवाल है, सर्वमान्य काल विभाजन किसका माना जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा है, तो 4 कालों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को या हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा है, 4 कालों में। ठाकुर का कुआं कहानी के पात्र गंगी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको जो है असत्य कथन का चयन करना। या ठाकुर का कुआं कहानी से संबंधित आपके पात्र है गंगी, तो इसके बारे में कौन सा असत्य है उसका आपको चयन करना है। गंगी कहानी की मुख्य स्त्री पात्र है, ये तो आपके सत्य कथन है। गंगी जोखू की पत्नी है, ये भी आपके सत्य कथन है। इसके बाद सी पर दिया हुआ है, गंगी ऊंच नीच के भेदभाव को मानने को तैयार नहीं है, ये भी आपके सत्य है। गंगी ठाकुर के कुएं से पानी भरने का साहस नहीं कर पाती है, ये आपका सत्य है, क्योंकि गंगी जो है ठाकुर के कुएं से पानी भरने के लिए जाती है, यानी साहस कर पाती है। नेक्स्ट सवाल है, प्रेमचंद द्वारा गंगी की मानसिक विजय किसके ऊपर दिखाई गई है, तो रिवाजी पाबंदी व मजबूरी के ऊपर दिखाई गई है। निम्न में से कौन सा ठाकुर का कुआं कहानी का पात्र है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जोखू। जोखू जो है ठाकुर का कुआं कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं में से गंगी की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, तो क्या नहीं है, तो सामाजिक कुरीतियों के प्रति आवाज़ उठाने वाली ये जो है सम्मिलित नहीं है, जबकि आपके ए बी और सी जो है तीनों सम्मिलित है।
नेक्स्ट सवाल है हमारा, रचनाकार जैनेंद्र ने नीलम देश की राजकन्या कहानी में व्यक्ति के मन के किन भावों का अंकन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी शंकाओं का, प्रश्नों का और आंतरिक गुत्थियों का जो है अंकन किया है रचनाकार जैनेंद्र कुमार ने नीलम देश की राजकन्या कहानी में। नीलम देश की राजकन्या कहानी में दर्शाया गया है, किसे दर्शाया गया है? तो राजकन्या के अंतर्द्वंद्वों को दर्शाया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, नीलम देश की राजकन्या कहानी किस पर आधारित है? तो मनोविश्लेषणवाद पर आधारित है। अगला सवाल, नीलम देश की राजकन्या कहानी में दर्शन होते हैं, किसके दर्शन होते हैं? तो प्रतीकात्मक अध्यात्म के दर्शन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। व्यक्तिगत संस्पर्श किस प्रकार के पत्र व्यवहार की भाषा की विशेषता है? तो ये विशेषता है अर्ध सरकारी जो होते हैं भाषा, इस अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता होते हैं। व्यक्तिगत संस्पर्श किस प्रकार के पत्र व्यवहार की भाषा की विशेषता है? तो अर्ध सरकारी। नेक्स्ट सवाल है, आंतरिक प्रशासन में आदेशों के सूचना प्रसारण हेतु किस प्रकार के पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कार्यालय आदेश का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्यालय आदेश। सरकार के कार्यालय से जारी होने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? तो सरकारी पत्र कहलाते हैं। सरकार के कार्यालय से जारी होने वाले पत्र क्या कहलाएंगे? तो सरकारी पत्र कहलाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, प्रशासनिक पत्राचार मूल रूप से क्या है? तो प्रशासनिक पत्राचार जो मूल रूप से जो औपचारिक पत्राचार है, प्रशासनिक पत्राचार औपचारिक पत्राचार है। प्रशासनिक प्रयोजनों हेतु संप्रेषित पत्र व्यवहार क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है प्रशासनिक पत्राचार। प्रशासनिक प्रयोजन हेतु प्रशासनिक पत्राचार, और प्रशासनिक पत्राचार जो कि कैसी पत्राचार है? तो औपचारिक पत्राचार है। प्रशासनिक पत्राचार में विशिष्ट परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारण जो है क्या है? तो इसका कारण है संदर्भ विशेष, प्रयोक्ता की आवश्यकता और प्रेषक की स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आंसर हो जाएंगे। प्रशासनिक पत्राचार में विशिष्ट परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारण, संदर्भ विशेष, प्रयोक्ता की आवश्यकता और प्रेस की स्थिति है। अगला सवाल है, अनौपचारिक शैली में किस प्रकार के पत्र लिखे जा सकते हैं? तो अर्ध सरकारी पत्र जो है अनौपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अधिसूचना प्रशासनिक पत्र की भाषा किस प्रकार की होती है? तो आदेशात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संकेत सिद्धांत के विषय में से कौन सा मत जो है सही है? आपको जो यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, किसका? तो संकेत सिद्धांत के विषय के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि मनुष्य ने अपनी इच्छाओं की जो अभिव्यक्ति भावबोधक ध्वनियों के अनुकरण पर शब्दों का निर्माण किया होगा। ये आपके संकेत सिद्धांत के बारे में सही मत है। नेक्स्ट सवाल है, किस सिद्धांत में मनुष्य को भाव प्रधान प्राणी कहा गया है? कौन से सिद्धांत में जो है मनुष्य को जो है भाव प्रधान प्राणी कहा गया है? तो मनोभाव सूचक सिद्धांत में। भाषा उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत मनुष्य की विभिन्न भावनाओं से उत्पन्न ध्वनियों पर आधारित है? तो मनोभाव सूचक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मनोभाव सूचक सिद्धांत। अगला सवाल है, भाषा की उत्पत्ति से संबंधित मनोभाव सूचक सिद्धांत को पुह सिद्धांत किसके द्वारा कहा गया है? मैक्स मुलर के द्वारा, जैकोबी के द्वारा, बालगंधर तिलक के द्वारा या विंटर नीत्ज के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल है, मनोभाव सूचक सिद्धांत किसके आधार पर भाषा की उत्पत्ति को स्वीकार करता है? तो भावों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मनोभाव सूचक सिद्धांत किसके आधार पर भाषा की उत्पत्ति को स्वीकार करता है? तो भावों के द्वारा उत्पन्न ध्वनियों के आधार पर। नेक्स्ट सवाल है, अनुकरण सिद्धांत के पक्ष में विद्वानों द्वारा दिया गया कौन सा मत सही है? तो यहाँ पर आपको जो है सही कथन का चयन करना है। तो इसका सी सही हो जाएगा कि मनुष्य ने अपने संपर्क में आने वाले जीवों और पदार्थों का अनुकरण करने के पश्चात शब्दों का निर्माण किया। ये जो है अनुकरण सिद्धांत के बारे में सही मत है। नेक्स्ट सवाल है, अनुकरण सिद्धांत की मान्यताओं के आधार पर जीवों के रखे गए नामों के पक्ष में निम्न में से कौन सा मत सही है? यहाँ पर भी आपको सही कथन का चयन करना है। तो इसका बी सही हो जाए कि मनुष्य द्वारा जीवों द्वारा उच्चारित ध्वनियों के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। यह अनुकरण सिद्धांत का मान्यता है। मनुष्य द्वारा और जीवों द्वारा उच्चारित ध्वनियों के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, भाषा की उत्पत्ति से संबंधित अनुसरण सिद्धांत में कैसी वस्तुओं की ध्वनियों का अनुसरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जीव ध्वनियों का अनुसरण किया जाता है। भाषा की उत्पत्ति से संबंधित अनुसरण सिद्धांत में कैसी वस्तुओं की ध्वनियों का अनुसरण किया जाता है? तो निर्जीव वस्तुओं की ध्वनियों का अनुसरण किया जाता है भाषा की उत्पत्ति से संबंधित अनुसरण सिद्धांत में। अगला सवाल है,
सिद्ध साहित्य में मुख्य सिद्ध कवि थे। सिद्ध जो साहित्य है तो इसमें मुख्य सिद्ध कवि कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी सरहप्पा, सबरप्पा, लुयप्पा, डोम्भिरप्पा और कनहप्पा, कुक्करिप्पा, यानी ये जो आपके जो है सारे कवि थे सिद्ध साहित्य में मुख्य सिद्ध कवि। अगला सवाल है, लोक भाषा में कौन सी साहित्य लिखा गया है? तो लोक भाषा में जो है सिद्ध साहित्य लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लोक भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया है? तो सिद्ध साहित्य लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, श्रावकाचार के रचनाकार कौन थे? ये जो श्रावकाचार रचना है इनके रचनाकार कौन थे? तो देवसेन। श्रावकाचार के लेखक कौन है? देवसेन है। श्रावकाचार रचना के रचनाकार देवसेन है। नेक्स्ट सवाल है और आज की इस क्लास का अंतिम सवाल, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन थे? देवसेन, जिन धर्मसूरी, मुनि जिन विजय सूरी या विजय सेन सूरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय सेन सूरी। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार थे विजय सेन सूरी। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जो है 100 MCQ टेस्ट जो है कंप्लीट होता है और आपके 100 में से कितने सवाल जो है सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तब हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो टेस्ट नंबर 2 होगा यानी प्रैक्टिस सेट 2 उन्होंने लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।